कैसे मुमकिन है कि एक आदमी हाई कोर्ट का जज तो हो सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो सकता। जुल्फकार भुट्टो के दौर में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक जूनियर जज बनाए गए। पूरे लाहौर हाई कोर्ट को आलिया नीलम को काम करने से इनकार करना चाहिए। आर्मी चीफ बाजवा इमरान खान के लिए काम कर रहा था तो बाजवा कौम का बाप था। हमने पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन को भी फौज के कहने पे वोट डाला था और वो इसराइल के नुमाइंदे की सारी गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ है जिस पर तहरीक इंसाफ तालियां बजा रही है। इमरान खान को अब वो शकील अफरीदी की नजर से ही देखते हैं कि वो भी अमेरिका का एजेंट था, ये भी अमेरिका का एजेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्जिया निगार मुज़म्मिल सौरवैदी। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, अहम तैनाती थी, हर जगह शोर था, हर जगह चर्चा था, वो भी आज हो चुकी है। फिर सोशल मीडिया पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो रिलीज की गई है। फिर यूएन के वर्किंग ग्रुप ने खान साहब से रिलेटेड काफी अहम बातें की हैं जिसका काफी चर्चा हो रहा है। तो सबसे पहले टॉपिक की जाने पड़ते हैं। तो लाहौर हाईकोर्ट की तारीख में पहली बार खातून जज चीफ जस्टिस के ओहदे पर तैनात हुई हैं। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तीसरे नंबर पर जूनियर जज थी और आज तक कभी जूनियर जज को चीफ जस्टिस तैनात नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में तो जूनियर जजेस को एलिवेट किया गया है और उसकी एक ये भी दलील दी जाती है जी, सुप्रीम कोर्ट की तैनाती एक फ्रेश तैनाती होती है, लिहाजा जूनियर सीनियर की बात नहीं है। वरना असूली तौर पर तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन और सब लोग जो हैं वो आइडियलिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तैनातियां भी सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी हाई कोर्ट का जज तो हो सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हो सकता। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत रिवायत देखी है कि जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है। अभी भी शायद बिलाल साहब गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, वो तीसरे नंबर पर थे और उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है। उमर अता बंदयाल में तो बंदयाल साहब के दौर में तो जूनियर्स को एलिवेट करने की दौड़ लग गई थी। खुद साकिब निसार साहब लाहौर हाई कोर्ट में जूनियर जज के तौर पे एलिवेट हुए थे। तब ख्वाजा शरीफ साहब जो थे वो चीफ जस्टिस थे और वो चीफ जस्टिस रहना चाहते थे, लिहाजा उनके नीचे से साकिब निसार साहब को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की एलिवेशन तो रही है और उसके खिलाफ आवाज भी उठती रही है। लेकिन कभी एक दफा जुल्फकार भुट्टो के दौर में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक जूनियर जज बनाए गए थे। लेकिन उस वक़्त मसला ये था कि तब जो है वो तैनाती हुकूमत के हाथ में थी, जज भी हुकूमत लगाती थी, चीफ जस्टिस भी हुकूमत लगाती थी। लेकिन अब तो ये काम अदलिया ने खुद ले लिया अपने ज़िम्मे जुडिशल कमीशन के ज़रिए और जजेस खुद बैठ के फैसला करते हैं। अब जब जजेस ने खुद सीनियरिटी के असूल को तोड़ दिया है और एक जूनियर जज को, वो भी जो तीसरे नंबर पे है, उसको चीफ जस्टिस लगा दिया है, तो फिर आप ये बताएं कि जजेस की तैनाती चीफ जस्टिस लगाने पर क्या मेरिट रह गया है? पिक एंड चूज रह गया है। मुझे आलिया नीलम बहुत अच्छी जज होंगी, वो बहुत अच्छी वकील रही होंगी, वो काबिल होंगी, लेकिन वो जूनियर है, तीसरे नंबर पर है। शुजात अली खान नंबर 1 है, अली बाकर नजफी नंबर 2 है। अब वो कहते हैं जी, शुजात अली खान साहब के हवाले की रेपुटेशन का बड़ा मामला है जी। वो बड़े जी फिक्स मैच खेलते हैं और उनकी जजमेंट्स पे बड़ा एतराज है जी। भाई, जो बंदा बतौर जज आपके नजदीक करप्ट तो चल सकता है, चीफ जस्टिस करप्ट नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई? आप जो मुकदमे उसको लगाते हैं वो बतौर जज काम करता रहे और करप्शन करता रहे और उसके ड्यूबियस फैसले रहे, लेकिन चीफ जस्टिस बनाने वक्त आप कहते हैं नहीं नहीं इसकी रेपुटेशन ठीक नहीं। भाई, रेपुटेशन ठीक नहीं तो जज से भी निकाल दे। फिर आपने उसको लाहौर हाई कोर्ट का जज क्यों रखा हुआ है? आपको उनके फैसले, उनके मुकदमात पर एतराज है और आप समझते हैं कि वो शफाफ जज नहीं है, तो आपको उनको हाई कोर्ट का जज भी नहीं रहने देना चाहिए। अब वो कहते हैं जी, अली बाकर नजफी साहब को इसलिए नहीं बनाया गया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है और ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि उनको तो हाई कोर्ट में कहा ही एस्टेब्लिशमेंट का जज जाता है, तो अब एस्टेब्लिशमेंट का चीफ जस्टिस तो नहीं लगा देना था ना। भाई, अगर अली बाकर नजफी के बारे में आपकी ये राय है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जज है, तो आप उन्हें जज से भी हटा दें। क्यों उन्हें जज रखा हुआ है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ वोट करें, आपने खुद ही निकालना है। 3 जजेस ने आज जूनियर जज को चीफ जस्टिस लगाया है, वो ही करप्ट जजों को भी निकालने हैं और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट जजों को भी निकालना उन्हीं का काम है। वो काम किसी और ने तो नहीं करना।
वो काम भी तो इन्हीं जजों ने करना है जिन्होंने आज ये फैसला किया है। उन्हें ये दोनों जज बतौर हाई कोर्ट के जज तो कबूल है, लेकिन चीफ जस्टिस के तौर पे कबूल नहीं है। ये मंतक किसी की समझ में नहीं आएगी। और ये क्या मंतक है और किस सोच के तहत आप कार्रवाई करते हैं? ये ऐसे ही है जैसे आप किसी को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट तो नहीं करते, लेकिन आपका ख्याल है कि वो हाई कोर्ट में गंद करता रहे, कोई बात नहीं, चलो सुप्रीम कोर्ट में ना करे। ये क्या मंतक है? तो मेरे ख्याल में जो जो हमने जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की एलिवेशन, जजेस की तैनातियाँ जजेस को दी हैं और कहा है कि ये अदलिया की खुद मुख्तारी है, ये सारा ही फिलॉसफी फॉल आउट हो गई है। ये जज आपस में लॉबिंग, पसंद नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग, धड़ेबंदी का ऐसा शिकार हो गए हैं कि ये अपने धड़ों के जजों को ऊपर लाते हैं, अपने धड़े का चीफ जस्टिस बनाना है, अपने धड़े के जज को एलिवेट करना है, अपने धड़े के वकीला को हाई कोर्ट के जजेस बनाना है। ये जो धड़ेबंदी की लड़ाइयां हैं, उसने पूरी अदलिया को तबाह कर दिया। कोई अदलिया का कॉन्सेप्ट इसमें मेरिट नाम की चीज जजेस की तैनाती में रही नहीं। ये सब लॉबिंग, धड़ेबंदी, पसंद नापसंद, तू मेरा पुत्र मैं तेरा भतीजा, उसकी पर्ची उसकी, 2 जज तेरे, 2 मेरे, 2 ओहदे। ये सब कुछ करके तो आपने इस मुल्क की अदलिया का सत्यानाश कर दिया है और आप कहते हैं जी मुदाखलत तो जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से हो रही है। वो एस्टेब्लिशमेंट तो शुजात अली खान के साथ खड़ी थी कि आप सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस लगाएं। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट आलिया नीलम के साथ खड़ी है। ये जो आज अदलिया में मुदाखलत हुई है कि आपने जूनियर जज को चीफ जस्टिस लगाया है, ये एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है। आप खुद मेरिट की धज्जियां उड़ा दें, आप खुद जुडिशियल एक्टिविज्म कर दें, आप खुद सिफारिश पर चलें तो वो जायज है। एस्टेब्लिशमेंट अगर आपसे कोई काम करे तो वो नाजायज है। आपको खुद चोरी डकैती करने की इजाजत है, कोई आपको और ना कहे। ये क्या मंतक है? मुझे तो नहीं समझ आई कि आज ये फैसला पाकिस्तान में अदलिया ने अपनी सारी तारीख ही रिवर्स कर दी है चीफ जस्टिस के हवाले से और कहा जी हमने पहली खातून जज चीफ जस्टिस लगा दी है। भैया आपने पहली खातून जज मेरिट से हटकर चीफ जस्टिस लगाई है। वो तारीख में खातून जज के तौर पर नहीं चीफ जस्टिस देखी जाएगी। वो देखा जाएगा कि पहली चीफ जस्टिस जो जूनियर थी और उसको लगाया गया है सिफारिश और पर्ची पर। इसी तरह जब आपने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए जस्टिस आयशा को, तब भी वो जूनियर जज थी और आप बतौर जूनियर जज उनको लेके गए और आपने कहा नहीं नहीं वो हम पहली सुप्रीम कोर्ट में खातून लेके जा रहे हैं। भाई आप जूनियर लेके जा रहे हैं, आप मेरिट पे नहीं लेके जा रहे। ये आप खातून के नाम पर जब आप मेरिट का कत्ल करने लगते हैं तो ये कोई मंतक तो नहीं है, कोई कोटा सिस्टम तो नहीं है कि आपने खवातीन के जजेस को जो है आउट ऑफ मेरिट ऊपर लेके आना है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही आज पाकिस्तान की अदलिया की तारीख का स्याह दिन है और एक जूनियर जज को प्रमोट करना, इस तरह चीफ जस्टिस बनाना, 2 सीनियर जजेस को इस तरह आपने रिडिक्यूल किया है। अब शुजात अली खान और बाकर नजफी क्या करें? जस्टिस आलिया तो 2029 तक चीफ जस्टिस होंगी। बाकर नजफी साहब ने 28 में रिटायर होना है। तो क्या बाकर नजफी साहब इस उम्मीद पर बैठे रहेंगे जब आलिया सुप्रीम कोर्ट चली जाएंगी तो मैं चीफ जस्टिस की शायद मुझे बारी मिल जाए और अगली दफा जब जजेस जो नई जजेस की लॉबी आएगी और नया चीफ जस्टिस आएगा 2 निकल के तो शायद वो मेरी तरफ देखने लग जाए और मेरी लॉटरी निकल आए या वो सुपरसीड होने की वजह से कल सुबह इस्तीफा दे देंगे। वैसे मेरी राय में तो उनको सुबह इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अपने जूनियर जज के मतहत क्यों काम करें? वो जूनियर जज उनको केस मार्क करे, उनकी ट्रांसफर कर दे, उनसे केस वापस ले ले, एडमिनिस्ट्रेटिवली वो उस अपने जूनियर जज के मतहत क्यों काम करें? अगर नौकरी के लालच में काम करना है, तो आप बेशक करते जाएँ, लेकिन असल बात तो ये है कि फिर सुबह शुजात अली खान और बाकर नजफी साहब को रिज़ाइन करना चाहिए। क्या और इन प्रोटेस्ट और वैसे तो अगर जजेस के अंदर कोई ऑनर और डिग्निटी है, तो फिर पूरे लाहौर हाई कोर्ट को आलिया नीलम के मुतहत काम करने से इनकार करना चाहिए। ताकि ये जो जूनियर एलिवेशन है इसका रास्ता रोका जा सके और सब जजेस कहें कि नहीं आप सीनियरिटी के असूल पे। अब मुसीबत क्या है? मुसीबत ये है कि जब शौकत सिद्दीकी को निकाला गया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब तालियां बजा रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम हुआ है और मेरे सब तालियां बजा रहे थे, अतर मुनिल्ला तालियां बजा रहे थे। और आज जब अपनी बारी आई है तो उनका नाम ले लेकर रो रहे हैं। इसी तरह आज अगर सीनियर जजेस के सुपरसीड होने पर लाहौर हाई कोर्ट के बाकी जजेस चुप करके बैठे रहेंगे और वो समझेंगे चलो हमारा क्या जाता है, आलिया हमने तो बनना नहीं था,
आलिया बन गई तो आलिया को बना दें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो फिर कल जजेस की तैनाती कभी भी मेरिट पे नहीं होगी, प्रमोशन कभी भी मेरिट पे नहीं होगी और ये जो जुम्मा बाज़ार अदलिया के अंदर लग गया है जिसमें मेरिट का कोई सिस्टम नहीं है, ये इस मुल्क को खा जाएगा क्योंकि चर्चिल ने कहा जंग-ए-ज़ीम 2 में भी ये बात कही थी कि अगर अदलिया ठीक काम कर रही है, तो फिर कोई फ़िक्र की बात नहीं। मुसीबत तो ये है कि हमारी अदलिया ठीक काम नहीं कर रही। आधी अदलिया एक सियासी जमात तहरीक-इंसाफ की सहूलतकारी में लगी हुई है। बाकी आधी अदलिया जो है वो अपनी मर्ज़ी के जजों को ऊपर-नीचे करने में, इसको इधर लगा दो, उसको उधर लगा दो, पर्चियों पे काम करने में लगी हुई है। ये अदलिया काम कहाँ कर रही है? सारा ही फ्रॉड कर रही है। सर अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक वीडियो की। तो पीटीआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो अपलोड की गई है साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब को लेकर, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने जो कहा है ना कि नवाज़ शरीफ की और बाजवा साहब की जनवरी में अदम एतमाद से पहले 2 मीटिंगें हो गई थीं। उसको लेकर एक पूरा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी बाजवा गद्दार है, बाजवा ने सियासत में मुदाखलत की है। देखिए, मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ को अब भी अक्ल आ जानी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि आधा सच बोलने से उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। भाई आप बाजवा को गद्दार कहना चाहते हैं? आप बाजवा को 2017 से गद्दार कहेंगे। आप बाजवा को 2022 से गद्दार तो नहीं कहेंगे। जो 2017 में बाजवा ने सहूलतकारी की है इमरान खान को लाने के लिए, नवाज़ शरीफ को नाअहल करने के लिए, 2018 में आरटीएस बिठाकर इमरान खान को लाने के लिए, वो भी तो मुल्क से गद्दारी है। उसका ज़िक्र क्यों नहीं करती तहरीक-ए-इंसाफ? वो जो नवाज़ शरीफ को ताहयात नाअहल कराया एस्टेब्लिशमेंट ने, वो भी तो बाजवा के दौर में ही हुआ। वो उस वक़्त कोई और आर्मी चीफ था। उस वक़्त चूँकि वो आर्मी चीफ बाजवा इमरान खान के लिए काम कर रहा था, तो बाजवा कौम का बाप था। फिर 2000 बाप में 22 में जब बाप ने औलाद को नाअहल करार दे दिया, तो औलाद को निकाल दिया, तो औलाद के नज़दीक बाप बड़ा गद्दार हो गया। हम बाजवे की सियासी सहूलतकारी और उसकी पॉलिटिकल इंटरवेंशन के खिलाफ हैं, लेकिन हम उस पॉलिटिकल इंटरवेंशन के भी खिलाफ हैं जो उसने तहरीक-ए-इंसाफ के लिए की है। पहले तहरीक-ए-इंसाफ अपने गुनाहों की माफ़ी तो माँगे ना कि हाँ, हम भी नवाज़ शरीफ को आउट करने के लिए साथ थे। हमने बाजवे के साथ मीटिंगें की। हम लंदन में डीजीआईएसआई को मिलकर धरने करते रहे। हमने नवाज़ शरीफ की नाअहली के लिए आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई के साथ मिलकर साजिश की। हमने 2018 के इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब माहद बनवाया, बाप पार्टी बनवाई। हमने फ़ौज के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट सेनेट में ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के नतीजे में हम सादिक संजरानी को लेकर आए और उस वक़्त पे बलूचिस्तान की हुकूमत भी हमने मिलकर फ़ौज के साथ गिराई। उस वक़्त हम आसिफ ज़रदारी के भी साथ थे। हमने पीपल्स पार्टी के डिप्टी चेयरमैन को भी फ़ौज के कहने पे वोट डाला था और जो सादिक संजरानी को इलेक्ट कराते रहे वो हम थे। हमने किया ये सब कुछ, तो आधा सच तो ना बोलें। देखिए, आपने इस मुल्क में फ़ौज की सहूलतकारी से अपनी सियासत को जन्म दिया है। हम कहते हैं आप आज फ़ौज के खिलाफ हैं, तो उतना खिलाफ ना हो जितनी फ़ौज आपके खिलाफ है। आप फ़ौज के मजमूई किरदार पर बात करें और जो फ़ौज ने आपके लिए सहूलतकारी की है, जो फ़ौज ने आपको दूध पिलाया है, उसका भी तो हमारे साथ ज़िक्र करें ना। ज़रा मोहम्मद ज़ुबैर का तो बताते हैं, ज़रा इमरान खान साहब खुद भी बता दें कि उनकी जनरल बाजवा से 2018 से पहले कितनी मुलाकातें हुई। वो जो ओन चौधरी कहता है मैं गाड़ी में पिछली सीट के नीचे छुपा कर इमरान खान को बाजवे के पास लेके गया, वो भी हमें बता दें कि वो कैसे गए, उसमें क्या मीटिंग में तय हुआ, तब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था, आपको बाजवे ने क्या एश्योरेंस दी, आपने बाजवे को क्या दी, उसके बाद क्या ऑपरेशन नाअहली किया गया, तो सारा कुछ बता दें। तो फिर हम ये जो आप एकतरफ़ा वीडियोज़ लगाते हैं ना, ये कौम को बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, ये ठीक नहीं है। आप सच बोलें, पूरा बोलें। आप कहें जी कि हम बाजवा के कंधों पे चढ़कर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आए, हम इस बात पर शर्मिंदा हैं। कहें ना तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान, कहें कि मैं अदम एतमाद के बाद भी ऐवान सदर में बाजवे को ताहयात एक्सटेंशन ऑफ़र कर रहा था, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे वापस वज़ीर-ए-आज़म बना दें। आज तो बाजवे की सहूलतकारी बुरी लगती है। ये भी तो आपने ही कहा ना कि हम उनको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार थे, कि आप अदम एतमाद खत्म कराएँ, मुझसे ताहयात आर्मी चीफ बन जाएँ। तो अपना गिरेबान भी देखें, सिर्फ दूसरों की तरफ उँगली ना उठाएँ। आज मोहम्मद ज़ुबैर को नून लीग ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, कोई ओहदा नहीं दिया।
पॉलिटिकली आउट हो गए, उनकी और वजूहात है, क्योंकि वो बाजवे के कंधे पे चढ़कर सियासत कर रहे थे, अब वो बाजवे को रिडिक्यूल कर रहे हैं, तो आपको आज मोहम्मद ज़ुबैर बहुत अच्छा लगने लग गया है। मेरे ख्याल में आधे सच की इस कौम को ज़रूरत नहीं है, पूरा सच बोलना शुरू करें। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे यूएन को लेकर। तो यूएन के वर्किंग फोरम ने खान साहब से रिलेटेड बात की है, आवाज बुलंद की है उनके हक में, तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? ऐसी कौन सी मजबूरी थी उनकी, अंदर की बात क्या है? देखिए, इस हवाले से जो वीडियोज़ आई हैं ना, वो बड़ी खतरनाक है। देखिए, अगर तो ये वर्किंग ग्रुप में इस्राईल इसका आगे पेश करने वाला है और ये सारी करारदाद जो वीडियो आई है, उसमें इस्राईल का नुमाइंदा सारा बोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर तहरीक इंसाफ को इस्राईल के सर पे तो चढ़ के नहीं पाकिस्तान में सियासत करनी चाहिए। आप वो वीडियो देख लें, अगर वो तो सच है और वो इस्राईल के नुमाइंदे की सारी गुफ्तगू पाकिस्तान के खिलाफ है, जिस पर तहरीक इंसाफ तालियाँ बजा रही है, तो कोई मेरा मतलब शर्म होती है, कोई हया होती है। बाकी जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, ये अमेरिकी कांग्रेस की करारदादों और यूएन की, तो वो कहते हैं कि हमने शकील अफरीदी नहीं दिया आज तक। अमेरिकी कांग्रेस क्या, सेनेट ने भी करारदाद पास कर ली थी। अमेरिकी सदर ने खत भी लिख दिया था, तो हमने शकील अफरीदी नहीं छोड़ा आज तक, जेल में ही है। तो ये करारदादों और ग्रुपों की इससे अगर एस्टेब्लिशमेंट गिरने लगी थी, तो आज शकील अफरीदी अमेरिका का शहरी होता और अमेरिका में बैठा होता। एस्टेब्लिशमेंट अब जो उसामा बिन लादेन के लिए अमेरिका ने इस्तेमाल किया था ना शकील अफरीदी, वो जो पोलियो के डॉक्टर बन के उसामा के घर की रेकी कर रहा था, इमरान खान को अब वो शकील अफरीदी की नजर से ही देखते हैं कि वो भी अमेरिका का एजेंट था, ये भी अमेरिका का एजेंट है। वो भी अमेरिका की पेरोल पे था, ये भी अमेरिका और इसराइल की पेरोल पर है। तो एस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान को शकील अफरीदी की नजर से ही देखती है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अब अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।